क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ हमें देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल मतलब चार्ज, टू पार्टिकल सिस्टम। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, वन पार्टिकल सिस्टम in an external electric field। ठीक है, थर्ड क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन पार्टिकल सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम in an external electric field। ठीक है, फिर हम देखेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन पार्टिकल सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी चीजें हमें देखना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालेंगे। बस अभी क्या कंडीशन है, पहले निकालेंगे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, फिर हम निकालेंगे एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। ठीक है, फिर किसके लिए निकालेंगे, वन पार्टिकल सिस्टम, लेकिन किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड में हम एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालेंगे। फिर टू पार्टिकल सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड है, पार्टिकल्स हम लेकर आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी होगी। फिर एन पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की 5 कंडीशंस में हमको ये पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेके चलते। अब वैसे तो हम ये कर चुके थे, ठीक है, अब लेकिन पहले जो हमने फाइंड किया था पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ये फाइंड किया था कि कोई यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, इसका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम इंफिनिटी से चार्ज लेकर आ रहे थे और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर फाइंड कर रहे थे। लेकिन हमको टू पार्टिकल सिस्टम की निकालना है, मतलब अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम एक मेजरमेंट के लिए एक ऐसा 3 डायमेंशनल ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो किसी पॉइंट से हम उसको कैसे मेजर करेंगे,
किसी पॉइंट से। तो हम इस पॉइंट से मेजर करेंगे कि हमको उसको कहाँ तक लाना है। ठीक है, तो मैं वो जो चार्ज है वो कहीं इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाना चाहती हूँ, पॉइंट ए तक। अब ये पॉइंट इस ओरिजिन से, जिसको मैंने यहाँ ओरिजिन माना है, इससे ये मैं कंसीडर करती हूँ r1 डिस्टेंस पर है, और ये चार्ज मैंने लाया q1। अब देखो, यहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जस्ट एक मटेरियल मीडियम है जैसे एयर। मैं कोई चीज यहाँ तक ला रही हूँ तो मुझे कोई उस पर वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि कोई उस पर अपोजिट वर्क अपोजिट फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को उसके डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा पहला चार्ज लाने के लिए। इसलिए ये चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। तो फर्स्ट W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। Q1 को लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, मैंने उठाया, लाया और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, लेकिन अब इस फील्ड में ये चार्ज है तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आसपास। अब मुझे कोई दूसरा चार्ज Q2 इंफिनिटी से यहाँ तक कहीं लाना है। ठीक है, ये B ले लेती हूँ मैं तो, और ये O, ओरिजिन को ले लेती हूँ। ए पॉइंट पर मैंने Q1 चार्ज लाया तो उस समय कोई इलेक्ट्रिक चीज नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो मुझे उसके अपोज में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इसलिए Q1 को लाने के लिए मुझे 0 वर्क करना पड़ा, कोई वर्क नहीं, मतलब 0। अब लेकिन जब मैं Q2 लेकर आ रही हूँ तो ऑलरेडी Q1 चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ Q1 चार्ज है तो इस Q1 का कुछ पोटेंशियल है, तो ये इसका अपोज करेगा, क्योंकि ये सब प्लस ले रहे हैं, प्लस चार्जेस। तो ये इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो उसको लाने के लिए मुझे उस फोर्स के अपोज में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। और ये मैं ला रही हूँ R2 डिस्टेंस पर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ R12। ठीक है, तो पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका जो भी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग पहले तो ये देखते हैं वर्क और पोटेंशियल में कैसे हम वर्क निकालेंगे। तो वर्क कैसे निकालेंगे, तो ये वाले चार्ज का यहाँ आने के बाद उसका कुछ पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल मैं ले लेती हूँ V1 इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल, 4πε0। और ये Q1 जो चार्ज है वो उसका, क्योंकि उसका खुद का पोटेंशियल है, और उसकी डिस्टेंस जहां से हम ले रहे हैं यहाँ से इतने डिस्टेंस पर उसका कितना पोटेंशियल है, तो इतना है। तो 4πε0 Q1 ये हो गया R1, ये इसका पोटेंशियल हो गया इसका। ठीक है, अब हम वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल टू एक चीज और होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, या हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क इज इक्वल टू कितना निकलता है, VQ, मतलब पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिस चार्ज पर वो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं अब ये चार्ज लेकर आ रही हूँ Q2 इंफिनिटी से, तो इस पर इसको वर्क करना पड़ेगा इसके अपोज में। तो अब वो वर्क मतलब W2 लाने के लिए V किसका, Q1 का। ठीक है, तो Q1 का पोटेंशियल मतलब हो गया 1/4πε0 Q1 R1, और Q मतलब ये वाला चार्ज जो ले आ रहा है वही चार्ज है ना यहाँ पर वर्क डन के लिए, तो ये चार्ज मतलब Q। तो सेकेंड वाले के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। R1 नहीं, R12 आना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये R12
क्योंकि उसको कहाँ, इसके कितने डिस्टेंस पर ला रहे हैं हम, इतने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा ना अभी पोटेंशियल के लिए, तो ये हो जाएगा R12। और यही वर्क डन इसमें किस फॉर्म में जमा रहता है ना, किस फॉर्म में जमा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब ये सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो या टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी ही जो वहां पे कलेक्टिवली रहती है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, दोनों चार्ज का सम। तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 तो 0 है, W2 इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हो गई, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आया कि हमने कैसे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया। आ रही है बात समझ में। अब हम इसी तरह से एन पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब एन पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने दो तो लेकर आ गए, अब दो के लिए हमारे पास W1 प्लस W2 इतनी एनर्जी आ गई, तो 1 के लिए निकाल लिया, 2 के लिए निकाल लिया। अब हम 3 यदि करते हैं तो 3 के लिए क्या निकलता है, हम ये देखते हैं। इसी डायग्राम में हम पहले समझते हैं, बाद में W1 प्लस W2 की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं एन पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अब मैं अभी तक हमने क्या लेकर आए थे, एक दो पार्टिकल, तो इसको लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसको लाने में मुझे वर्क करना पड़ा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब मैं ला रही हूं तीसरा यहां पर। ठीक है, Q3 कहां से ला रही हूं मैं, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से ला रही हूँ ये Q3, इसको ले लेती हूँ मैं C पॉइंट। ठीक है, इसका यहां से डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ R3। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ R3। अब देखो, अब इसको लाने में मुझे Q1 का जो फोर्स है उसका भी अपोज करना है, Q2 का जो फोर्स है उसका भी अपोज करना है। मतलब जब Q3 को हम ला रहे हैं तो Q1 भी अपना पोटेंशियल लगाएगा उसको नहीं लाने में, और Q2 भी अपना पोटेंशियल लगाएगा। ठीक है, तो Q2 से Q3 की डिस्टेंस हम ले लेते हैं R23 और Q1 से Q3 की ले लेते हैं R13। ठीक है, तो अब इसका अपना पोटेंशियल कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू, वर्क डन हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, वर्क डन क्या होगा, V इंटू क्यू। अब इसके कारण Q1 के कारण जो Q3 पर पोटेंशियल अप्लाई होगा, तो उसका पोटेंशियल हमने पहले निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन ये R1। ठीक है, लेकिन अब ये इस पर जो वर्क करेगा, ये इसके अपोज में जो वर्क करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वर्क, हम टोटल वर्क ले लेते हैं, मतलब इसको टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, तो इसके कारण करना पड़ेगा, दूसरा इसके कारण करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q3 पर वर्क हम ले लेते हैं, वो वर्क लेते लेते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क हम कितना ले लेते हैं इसका, 3 के लिए W3। ठीक है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, एक तो Q1 के कारण उसको वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R13 इंटू ये वाला चार्ज
मतलब Q3, इसके कारण जो इसको वर्क करना पड़ा। अब इसके कारण जो वर्क करना पड़ेगा वो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R23, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R23 और ये हो गया Q3। समझ में आया? तो अब जो ये चार्ज था उसको इसके लिए भी वर्क करना है, इसके लिए भी वर्क करना है, इसलिए इसका पोटेंशियल इनटू ये वाला चार्ज, इसका पोटेंशियल इनटू ये वाला चार्ज, तो इतना वर्क करना पड़ा। तो अब टोटल वर्क क्या आ जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। पहले वाले के लिए तो 0 था, या हमने इसके पहले निकाल लिया है, तो W1 प्लस W2 की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर अपन W1 को यहाँ 0 पुट करो, W2 की वैल्यू पुट करो, W3 की वैल्यू पुट करो। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की क्या हो गई वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R23। अब यहाँ पे जब अपन बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो एक सिमिलरिटी दिखेगी। पहले हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। अब देखो पहले वाले के लिए फोर्स नहीं लगा, ठीक है, फिर दूसरा लाना है जब हमको, तो इसके कारण फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो वो था Q1 Q2 बाय R12। अब जब हम तीसरे को ला रहे हैं तो इसके कारण भी इसके कारण, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, Q1 Q3 Q2 Q3, और इसको यही सफिक्स लेकर हमको नीचे लेंथ लिखनी है, R की वैल्यू लिखनी है, यही सफिक्स लेकर 13 13 23 23। अब यदि हम इसी को लेकर के यदि मैं W4 निकालना चाहूं, W4 निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? यहां पर W4 मैं एक और फोर्थ वाला कहां लेती हूं, मैं यहां लेती हूं। चलो Q4 मैं यदि लाना चाहती हूं इस फील्ड में, तो यहां से इसकी डिस्टेंस तो हो गई Q4 सॉरी R4 ओरिजिन से, लेकिन इस पर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, किस किस का फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स, ये सभी पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, तो Q1 फिर Q2 फिर Q3, तो Q1 Q4 इसके बीच की डिस्टेंस हो गई Q1 सॉरी R14, इसके बीच की R24 और इसके बीच की R34। तो ये जितनी डिस्टेंस आ रही है सारे कॉम्बिनेशन में ये चीज आएगी। देखो सेकंड वाला जब मैं लाया तो एक ही टर्म, सेकंड वाले को जब हमने लेकर आए फील्ड में तो एक ही टर्म आई थी Q1 Q2 की, थर्ड वाले को लेकर आए तो 2 टर्म आई थी, फोर्थ वाले को लेकर आएंगे तो 3 टर्म आएंगी, फिफ्थ वाले को लेकर आएंगे तो 4 टर्म आएगी, ऐसे टर्म बढ़ते जाएगी। और कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। अब मैं सिर्फ W4 निकाल रही हूँ, ये जैसे W3 निकाला था वैसे W4 निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ नहीं देखती, अभी मैं जनरल ऐसे निकाल रही हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आएगा W4 के लिए, Q1 Q4 आएगा 1 के कारण, 2 के कारण Q2 Q4 आएगा, और फिर 3 के कारण आएगा ये R14 प्लस R24 प्लस R34, ये हो गया Q4। ठीक है, देखो मैंने इसका जनरल थोड़ा सा दिमाग लगाया,
सोचा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन आ रहा है और मैंने ये चीज फाइंड की। अब हम इन सबको ऐड करते हैं, तो अभी सिर्फ 4 सिस्टम का हम निकाल रहे हैं। अब हम सब इसको यदि ऐड करते हैं तो W इज इक्वल टू ये पूरा प्लस हो जाएगा, इसी में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये W3 तक है, इसी में प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा करके मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखो, Q1 Q2 है, Q1 Q3 है, Q1 Q4 है, फिर Q2 के साथ Q2 Q3 है, Q2 Q4 है, फिर Q3 के साथ Q4 है। अब मैं यदि 4 वाला लूंगी तो उसके साथ 4 5 ये सब तो आएंगे ही। 5 के साथ किस किस का कॉम्बिनेशन आएगा? 1 5 2 5 3 5 4 5, 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। 6 के साथ 5 कॉम्बिनेशन आएंगे, 1 5 2 5 3 5 4 5, इस तरह से कॉम्बिनेशन आएंगे। और n के साथ 1n 2n 3n ऐसा कहां तक आएगा? n-1 से n तक। फिर 2 के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, फिर 3 के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से n पार्टिकल सिस्टम के लिए हम जनरल इक्वेशन क्या निकालें? ठीक है, तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए हम जब जनरल इक्वेशन निकालते हैं तो वो इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया आपको? यदि 1 पार्टिकल सिस्टम समझ में आता है, 2 समझ में आता है, मैंने 3 का भी आपको निकाल के बताया, 4 का भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में ये सब चीजें नहीं निकाली है और इससे अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से आपको बुक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये चीज आप समझो कि हमने यहाँ पे कैसे निकाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद जब जनरल उसमें डायरेक्ट एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए जनरलाइज इक्वेशन दे दिया है, पर कैसे आया है वो आपको समझना है। तो जनरलाइज इक्वेशन Wn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये जो वर्क डन है यही एनर्जी है, इसलिए इसको हम एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4πε0, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, समेशन ऑल पेयर, सभी पेयर्स के लिए कैसा रहेगा? QI, ये है QI, QJ ले लो यहाँ पे, और QK, क्योंकि Q1 Q2 Q1 Q3 ऐसा है, सभी टाइप के पेयर बनेंगे, सब पेयर जितने बन सकते सारे पेयर। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको? अपॉन RJ, बस ध्यान क्या रखना है आपको? J डज नॉट इक्वल टू K। कभी भी Q1 Q1 नहीं है, Q2 Q2 नहीं है, Q3 Q3 नहीं है, हमेशा 1 के साथ कॉम्बिनेशन दूसरे नंबर का है, 3 के साथ कॉम्बिनेशन उसके दूसरे नंबर का। ठीक है, तो हम लिखेंगे J डज नॉट इक्वल टू K। ठीक है, तो ये हो गया जनरल इक्वेशन फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। लेकिन एन पार्टिकल सिस्टम के लिए सिर्फ जनरल इक्वेशन नहीं लिखना है, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके समझा करके फिर आपको एन पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालना है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये, तो 4 मार्क्स के लिए ही ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करें। उसमें भी पहले सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालते हैं, फिर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, फिर n पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो 1 और 2 समझ में यदि आ जाता है कि 1 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे, तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेके चलते हैं, ये
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है ई। ठीक है, अब मैं यहां से इंफिनिटी से कोई चार्ज यदि यहाँ लेकर आ रही हूं, ठीक है, इंफिनिटी से कोई चार्ज यहां मैं लेकर आ रही हूं, ये चार्ज है क्यू। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल है वो मैं कंसीडर करती हूँ वी आर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क हम कैसे निकालेंगे? वर्क डन W इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू। क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये हमने फाइंड किया, वर्क डन इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू। तो ये सिंगल चार्ज के लिए तो बहुत इजी है। अब इसी को हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम लिख लेते हैं क्यू इंटू वी। और ये आर डिस्टेंस हमको डिफाइन करना जरूरी है कि ये जो चार्ज है वो आर डिस्टेंस पर, इसलिए हमने लिख दिया वी आर। पर ये आर मतलब सिर्फ डिस्टेंस डिफाइन कर रहे है तो सिर्फ क्यू इंटू वी। ठीक है, आर डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, इसलिए वी आर लिखा है, वी को वी आर लिखा है। आर मतलब अलग से वैल्यू पुट नहीं करना आर की, आर डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल है। ठीक है, तो Q इंटू वी। ये हो गया सिंगल चार्ज के लिए, ये बहुत इजी था। ठीक है, ये हमको क्या करना पड़ा है? जस्ट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था। जब कोई फील्ड नहीं था तो मुझे Q को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तब हमने W1 इज इक्वल टू 0 लिया था। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस फील्ड में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां इलेक्ट्रिक फोर्स है। उस फोर्स के अपोज में मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क होगा इतना। ठीक है, सिंगल चार्ज लाने के लिए। अब मैं एक बात करूं कि हमको सेकेंड वाला जब चार्ज लाना है, सेकेंड वाला जब चार्ज लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क करना पड़ेगा, दूसरा ये चार्ज इसको ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Q1 ले लेती हूँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले लेती हूँ V1। ठीक है, तो मुझे ये Q1 के पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करना पड़ रहा है Q1 लाने के लिए। फिर मैं एक और Q2 चार्ज लेकर आ रही हूँ, एक और चार्ज लेकर आई मैं यहाँ पर Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ले लेती हूँ R12 और इसकी ये V1R और ये V2R, ये R1 और ये R2 डिस्टेंस लिखते हैं उसकी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर पहले चार्ज को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क करना पड़ा, सेकेंड चार्ज को के अपोज में भी वर्क करना पड़ेगा, और Q1 के कारण भी उसको वर्क करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाले को लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? W2 इसको ठीक है, इसको W1 ही रखो, बाद में इसको U1 लिखो। ठीक है, तो W2 सेकेंड वाले को लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में, तो वो हो जाएगा Q2 V2R। ठीक है, इतना वर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में। ठीक है, फिर दूसरा, इसको अपन V ही लिखो, ये बस R1 और R2 रहने दो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, ये क्योंकि R1 R2 से भी समझ में आ रहा है कि वो अलग अलग पोटेंशियल है। इतना करना पड़ेगा किसका? ये Q2 को ये E के अपोज में। अब इसका जो फील्ड होगा उसके अपोज में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? इसका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12
इसका पोटेंशियल इनटू ये चार्ज Q2। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W2 इज इक्वल टू Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R1। ये था W2। अब टू पार्टिकल सिस्टम में जहां की एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, ये दोनों लाने में जितना पोटेंशियल लगेगा या पोटेंशियल उन दोनों चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी, वो क्या होगी, ये जो वर्क डन है इसका एडिशन। जितना वर्क डन करते हैं वो ही पोटेंशियल एनर्जी वहां पर इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है। तो W1 प्लस W2। अब W1 यही होगी इसकी एनर्जी, U इज इक्वल टू W। ये पोटेंशियल एनर्जी को हमने U से दिया, तो U इज इक्वल टू W, W1 प्लस W। अब ये W1 कितना है, Q1 VR1 प्लस ये कितना है Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R1। समझ में आया। अब एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बिना फील्ड के पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला इसके पहले टू पार्टिकल सिस्टम के लिए और एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में सिंगल चार्ज के लिए हमने एनर्जी निकाला, कितनी आई, वो इतनी, ठीक है। फिर हम दो चार्ज यदि उस एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आ रहे तब हमारी एनर्जी आ रही है इतनी। अब ये ही एनर्जी, हाँ, टू चार्जेस तक ही है ये एनर्जी, एन पार्टिकल सिस्टम के लिए एनर्जी हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है। मैंने जो फिफ्थ पॉइंट बोली थी वो मैंने बोला था एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, लेकिन सॉरी बुक में आपके एन पार्टिकल सिस्टम के लिए नहीं दिया होगा, सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते तो बस उसी की एनर्जी दी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो एनर्जी वो डायपोल के कारण है, वो डायपोल की जगह मैंने आपको एन पार्टिकल सिस्टम बता दिया था, तो फिफ्थ वाला जो है वो डायपोल के कारण निकालेंगे। पर फिलहाल आप इतना समझो कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण सिंगल चार्ज को लाने में कितनी एनर्जी लगी, और टू पार्टिकल्स को, टू चार्जेस को उस एक्सटर्नल फील्ड में लाने, टू पार्टिकल सिस्टम को उस एक्सटर्नल फील्ड में लाने के लिए हमको इतनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब हमको फिफ्थ वाला जो पॉइंट था वो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए नहीं था, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, पर हमको अब निकालना है डायपोल के लिए। इसके पहले मैंने आपको डायपोल समझाया है, ठीक है। डायपोल क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यदि चार्जेस कैसे डिस्टेंस पर, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो ये डायपोल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होता है डायपोल, ये होता है इनका एक्सिस, और यदि ये सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये होता है इक्वेटर। ये सब हम इसके पहले पोटेंशियल जब फॉर्म फाइंड किया था तब हमने ये सारी चीजें समझाई, ठीक है। तो ये वापिस वो वाला वीडियो आप देख लेना यदि डायपोल आपको समझना है तो। अब हमको एक्सटर्नल फील्ड में, तो पहले हम एक्सटर्नल फील्ड बनाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड जो कि यूनिफॉर्म हो, तो हमको ये फील्ड ऐसे बनानी होती है, पैरेलल लाइन ऐसे शो करते हैं हम ये एक्सटर्नल फील्ड ई, मतलब एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक डायपोल लेना है,
डायपोल में यहाँ एक ले रही हूँ और ये एक लाइन है, ये चार्ज और ये चार्ज, यहाँ पर ले रही हूँ मैं प्लस क्यू और यहाँ ले रही हूँ माइनस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं ले रही हूँ ट्वाइस एल। हम हमेशा डिस्टेंस लेते हैं ट्वाइस एल, क्यों? क्योंकि सेंटर से जब हम यहाँ की डिस्टेंस ले एक चार्ज की तो एल और दूसरे चार्ज की एल, तो हमको मेजरमेंट में भी सही रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन। अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे प्रोड्यूस कर रही हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है और ये जो डायपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये सब हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने इसके लिए टॉर्क निकाला था। ठीक है, जब ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से डायपोल को यदि हम सस्पेंड करते हैं या इस तरह से रहता है तो करेगा। ठीक है, वो इस तरह से घूमेगा, रोटेट करेगा, और जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो टॉर्क की वैल्यू हमारी होती है, वो टॉर्क की वैल्यू होती है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं। ये होता है वन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का कपल है। ठीक है, ये फोर्स का कपल है, तो यहाँ पर फोर्स का ये डायरेक्शन इधर होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू, क्योंकि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। F क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F इज इक्वल टू ई क्यू, तो ये हो जाएगा ई क्यू प्लस, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई क्यू पर ये माइनस, तो ये कपल फॉर्म कर रहा है, और जहाँ रोटेशनल मोशन होंगी वहां कपल होगा तो रोटेशनल मोशन होगी, और कपल होगा तो ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये टॉर्क होगा वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन टू पोल्स, और टू पोल्स यहाँ क्या है, टू चार्जेस है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली। तो इसको हम कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, ए बी सी डी वगैरह, तो ये ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी और इसको दे देते हैं ओ, तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, बी ओ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? अब यहाँ पर वन फोर्स क्या है, या तो क्यू ई लो या ई क्यू ई माइनस ई क्यू है, माइनस क्यू ई है प्लस क्यू ई है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम यहाँ ले लेंगे क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बीओ। अब बीओ हम कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, हमको ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा में आता है, इसलिए बीओ अपॉन 2l, तो बीओ इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम ये रखें तो क्यू ई 2l साइन थीटा। अब देखो 2l क्यू ये क्या होता है, 2ql इंटू ई साइन, 2ql क्या होता है, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, डायपोल मोमेंट, जिसको कि हम कैसे डिनोट करते हैं, पी से। पिछले जो वीडियो होंगे उनको देख लेना, डायपोल मोमेंट भी समझाया है जब डायपोल समझाया था, तो ये है पी, ये डायपोल मोमेंट इनटू ई, और ये साइन थीटा, ये क्या है, टॉर्क। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये साइन थीटा आया तो हम इसको क्रॉस लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी, है ना, टाउ की वैल्यू क्या हो गई, ई क्रॉस पी टाउ, पर अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, बट टाउ क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना। अब ये हमारा ये आया कि इसमें इतना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, पर हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है एनर्जी।
हमें क्या फाइंड करनी है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है इसके लिए हमको निकालनी पड़ेगी कि ये टॉर्क प्रोड्यूस करने में हमको कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो थीटा एंगल बना है या ये जो रोटेट होता है, तो ओरिजिनल पोजीशन में जब ये रोटेट नहीं हो रहा था, जब इसकी ओरिजिनल पोजीशन हम ले लेते हैं, ये जो एंगल हो सकता है इस ओरिजिनल पोजीशन में हो सकता है इस ओरिजिनल पोजीशन में हो, किसी भी ओरिजिनल पोजीशन में होगा, तो हम उस समय इसका एंगल ले लेते थीटा 0 ओरिजिनल पोजीशन में। और जब वो ट्विस्ट हुआ, जब वो रोटेट हुआ, तब उसका एंगल हमने बोला है थीटा। तो स्टार्टिंग एंगल हम ले रहे हैं थीटा 0। तो थीटा 0 से थीटा में रोटेट होने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ा, हमें ये फाइंड करना। ठीक है, तो ये जो वर्क डन आएगा, टॉर्क तो निकालना आपको आता है, पहले भी हमने निकाले हैं, बस हमारा ये ध्यान रखना टॉर्क कितना। ठीक है, तो क्या है, हमको कितना वर्क करना पड़ा, कहां से, थीटा 0 उसका स्टार्टिंग एंगल था, से थीटा तक उसको रोटेट होने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो टॉर्क एक्सटर्नल बोल दिया, क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड में हम ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्यों टॉर्क थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, क्योंकि थीटा ही तो चेंज हो रहा है, हम थीटा को ही तो चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ये टॉर्क क्या था, पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 0 थीटा। ध्यान रखो थीटा 0 उसकी पहले की, जब वो रोटेट नहीं हो रहा, रोटेट होके वो थीटा आ रहा है, तो इनिशियल उसकी पोजीशन क्या है, थीटा 0 उसका एंगल। ठीक है, तो अब इसको हम यदि इंटीग्रेट करें, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी, पी तो कांस्टेंट है, क्योंकि P मतलब 2L इंटू क्यू, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट, और जो चार्ज है वो कांस्टेंट। फिर है E तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो कांस्टेंट है ही, तो P और E दोनों कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा, थीटा 0 से ये थीटा, तो ये हो गया PE। पहले क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस होता है, माइनस कॉस से थीटा की जगह थीटा 0 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0, तो हम इसको लिखेंगे पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, वर्क डन, कहां से, हमको थीटा 0 एंगल से थीटा को थीटा तक ट्विस्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो। ठीक है, तो ये एनर्जी के फॉर्म में रहती, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यू थीटा माइनस यू थीटा 0। एनर्जी कब, जब थीटा 0 थी था, तब उसकी एनर्जी क्या थी, मतलब या 0 से यू थीटा तक लाने के लिए एनर्जी में कितना चेंज आया, हमको वो वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इक्वेशन एनर्जी का, कि डायपोल की इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी होगी, कब, जब उसको हम ट्विस्ट, जब वो उसका ओरिजिनल एंगल थीटा 0 से थीटा पर ट्विस्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तब उसकी एनर्जी इतनी चेंज हो रही है। अब थीटा 0 थीटा की जो वैल्यूज रहेगी, वो जैसी वैल्यूज आएगी वैसी उसकी एनर्जी बन जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके लिए कंडीशन देखते हैं कि वो पहले वो ऐसी कंडीशन में था, मतलब ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ई के पैरेलल हो और ई के परपेंडिकुलर हो, दो कंडीशन हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं कि एनर्जी कितनी हो। ठीक है, तो हम यहां निकालते हैं
फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। पहले तो हम ना इसको कंसीडर जीरो कर लेते हैं, यू थीटा जीरो को, क्योंकि वैसे तो ये वर्क डन ही है, यू ही है, मतलब एनर्जी ही निकाल रहे हैं, तो हम इसको यू थीटा ही लिख सकते हैं। यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसको कंफ्यूजन नहीं करते यहाँ यू थीटा जीरो लिख के, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ चेंज बता रहा है, सिर्फ चेंज के लिए हमने सब बताया था। अब हम थीटा जीरो की वैल्यू, मतलब पहले वो किस कंडीशन में था और इतना ट्विस्ट होके थीटा पर आया। यदि पहले वो पाई बाय 2 कंडीशन में है, मतलब कैसे है, ये परपेंडिकुलर, ये जो डायपोल है वो ऐसा है, यहाँ पर है प्लस क्यू और ये डायपोल ऐसा है, तब थीटा जीरो कितना हो गया, ये इससे 90 डिग्री पर, तो ये ऐसा आ गया, तब यू थीटा क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा जीरो की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस कॉस थीटा, मतलब पीई ये हो गया जीरो, कॉस 90 जीरो, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस। तो इतनी वैल्यू रहेगी, इतनी एनर्जी रहेगी जब वो पहले 90 डिग्री पर था, पहले डायपोल ई से परपेंडिकुलर था, तब उसको ट्विस्ट करने में हमको इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब यदि वो थीटा जीरो, ये केस 1 हो गया, अब ये केस 2, जब थीटा जीरो 0 डिग्री पर है, जीरो मतलब पैरेलल टू ई, मतलब क्या बोलेंगे, डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला डायपोल कैसा होगा, इधर ये Q माइनस और ये Q है ना, इस कंडीशन में होगा, तब थीटा की वैल्यू, थीटा जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो थीटा जीरो यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगी इतनी एनर्जी। ठीक है, तो जब पैरेलल कंडीशन में होगा तो उस समय उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको इतनी एनर्जी लगेगी, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था आपका डायपोल के कारण एक्सटर्नल फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। अब मैं बोल रही हूँ इतनी एनर्जी लगेगी, तो जितनी एनर्जी उसकी होगी उतनी ही एनर्जी हमें लगेगी ना, है ना, उस पर इतना वर्क कराने के लिए, तो हम दोनों चीज बोल सकते हैं। ठीक है, कि इतनी एनर्जी लगेगी या इतनी एनर्जी उसकी होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका बुक में कुछ और भी चीज दी हुई है, कुछ तो इक्वी पोटेंशियल समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है, सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो वो डिलीटेड है, अभी इस साल के लिए डिलीटेड है। ठीक है, तो वो अपने को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक, पोलर, नॉन पोलर, ये सारी बातें समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।